गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो हमारा जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सेम या फिर डिफरेंट मोनोमर से मिलके बनते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐड होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो उसका सेम रहता है, जो कि हमारी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मूला रहता है। और वो भी सिमिलर किससे होता है, हमारे स्टार्टिंग मोनोमर से। तो जो क्या होता है कि इसमें कि हमारा एक सिंपल मोनोमर है कोई भी, अब वो क्या होगा, वो मोनोमर बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक वो एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि वो पॉलीमर नहीं बना लेता। और उसका जो फॉर्मूला रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, जो हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो जो हमारा था हमारे रिपीटिंग यूनिट का मोनोमर का, तो पॉलीमर का भी क्या रहेगा, वो उसके बिल्कुल सिमिलर रहेगा। हल्का फुल्का चेंज हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तो क्या होता है कि जो हमारे एडिशन या फिर हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड होता चला जाता है, जिससे हमारी जो चेन होती है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली किस में मिलता है उन हमें, जिसमें हमारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। और रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है, इसको स्टार्ट करता है हमारा इनिशिएटर, जो ऐड होता है किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और क्या बना लेता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। वो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है, हमारा कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बन आयन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया, अब वो सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक बिगर नया मॉलिक्यूल बनाएगा। अब फिर से वो नया इंटरमीडिएट बनेगा, अब फिर से वो थर्ड मॉलिक्यूल पे ऐड होगा, ऐसे फर्दर वो ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि एक पॉलीमर बन के रेडी हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करना होता है, हमें चेन को टर्मिनेट करना होता है। तो बेसिकली इसमें तीन हमारे स्टेप होते हैं। एक, चेन का इनिशिएशन यानी कि चेन को स्टार्ट करना। दूसरा, चेन का प्रोपोगेशन यानी कि चेन का बड़ा बड़ा होता जाना, यानी कि आगे बढ़ते चले जाना। और लास्ट होता है हमारा चेन टर्मिनेशन यानी कि चेन को स्टॉप कर देना, और जहाँ पे हमारे पॉलीमर बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसमें अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म किसका, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। ये तीन टाइप से हो सकता है। पहली टाइप क्या है हमारी, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। विनाइल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली जो हमारा ये रहता है कि जो एडिशन और ये हमारे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो विनाइल ग्रुप के साथ ही होता है। कि मोनोमर क्या होता है हमारा, विनाइल डेरिवेटिव ही होते हैं। विनाइल किसको बोलते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH को, जिसमें जो हमारा G है वो G ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल G हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, हमारा मिथाइल ग्रुप हो सकता है, हमारा फिनाइल हो सकता है, क्लोरीन, CN, एस्टर ग्रुप, सब कुछ हो सकता है हमारा G। तो डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट हमारा G ग्रुप होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो फ्री रेडिकल में हम क्या करते हैं, या तो हम हीट करते हैं मोनोमर को किसके साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशिएटर। जो रिएक्शन को जो भी सब्सटेंस इनिशिएट करता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर। तो या तो दो मेथड है उसको स्टार्ट करने के हमारे रिएक्शन को, या तो हम मोनोमर को हीट करें स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशिएटर के साथ, या फिर हम मोनोमर को यूवी लाइट में रख दें, जिससे भी क्या होगा कि हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारे कॉमनली यूज्ड इनिशिएटर होते हैं वो कौन से होते हैं, पहला तो हमारा होता है टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। इसमें जनरली पेरोक्साइड क्यों लेते हैं हम, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है उसके होमोलिटिक क्लीवेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड को, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनती है हमारी, जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उनका मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, तो हमारे होता है एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये क्या होगा, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो दोनों के पास अपना जो इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट किया था, अब वो दोनों के पास अलग अलग आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कि हमारी सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा कि मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रेडिकल, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, R डॉट से। फिर हमारा नेक्स्ट होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या रहेगा कि इसमें हमने जो बेंजोइल ग्रुप लिया है C6H5CO, और फिर ऑक्सीजन, फिर दूसरी ऑक्सीजन, उसके बाद फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C6H5। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड क्लीव होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि दोनों के पास क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, बेंजा
बेंजोयल ऑक्सी रेडिकल का। और सबसे जो लास्ट वाला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको AIBN इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्या हम, एजिडो आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब रेडिकल बनता है तो हमारा नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, यानी कि जो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है कार्बन के पास, एक जाता है नाइट्रोजन के पास। सिमिलरली जब नेक्स्ट वाली जो बॉन्ड है हमारी N सिंगल बॉन्ड C, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमारी नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और वो इवॉल्व हो जाएगी। तो बच क्या जाएगा, हमारा आइसोप्रोपाइल नाइट्राइल रेडिकल बचेगा, जिसको भी हम R डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म कि होता कैसे है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें कि हमारी चेन स्टार्ट होगी बनना। और वो बनती कैसे है, जब हम इनिशिएटर को हीट करते हैं। तो जैसे इनिशिएटर को हीट किया तो हमारे पास दो R रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये R रेडिकल अटैक करेगा हमारे मोनोमर पे। इसमें ध्यान ये रखना है कि रेडिकल के पास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो जो हम एरो शो करेंगे वो क्या होनी चाहिए, हमारी सिंगल हेडेड एरो होनी चाहिए, डबल हेडेड एरो नहीं लगानी। तो ऐसे ही हमने इसको शो किया, CH2 पे इसने अटैक किया। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी और हमारा जो यहाँ पे हमारा G ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक नए रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये नया इंटरमीडिएट बना, जो रेडिकल बना है, ये भी रिएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल लेगा मोनोमर का, यानी कि हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा फिर हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो जो हमारा ये रेडिकल बना था नए वाला, अब ये अटैक करेगा नए मोनोमर पे, तो फिर से हमारा फ्री रेडिकल बना। उसके बाद फिर ये फर्दर ऐसे ग्रुप्स पे अटैक करता चला जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम ये रिएक्शन n टाइम्स रिपीट हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, R, फिर ब्रैकेट लगी हुई है CH2 सिंगल बॉन्ड CHG n टाइम्स। उसके बाद फिर लास्ट में क्या बचेगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CHG और उसके ऊपर क्या हमारा रेडिकल है। तो n टाइम्स रिपीट होने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, पॉलीमर। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे बन गया, अब रिएक्शन को कहीं ना कहीं स्टॉप करना है अल्टीमेटली। तो हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, हम चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं। तो चेन टर्मिनेशन आपका दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन, यानी कि दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और हमें हमारा पॉलीमर मिल जाएगा स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो दो रेडिकल कंबाइन कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या बनाएंगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा पॉलीमर मिल जाएगा। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने दो इनके मॉलिक्यूल लिए फ्री रेडिकल के, जो n टाइम्स रिपीट हो चुकी है चेन, उसमें क्या होता है कि एक में से जो ये हमारा लास्ट में लिखा हुआ है CH2 ब्रैकेट के बाद सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल G, अब यहाँ पे क्या होता है, जो CH2 है वहाँ से एक H रेडिकल निकलता है और दूसरे वाले पे जाके ऐड हो जाता है। क्या होता है कि पहले वाले में से CH2 जो ग्रुप लगा हुआ है हमारा CH रेडिकल के बगल में, उसमें से H रेडिकल निकला, H रेडिकल निकल जाएगा तो CH रेडिकल बन जाएगा और अगले वाले पे क्या है, CH रेडिकल है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएंगी। तो पहले वाले में बन गई डबल बॉन्ड और दूसरे वाले में क्या होगा कि दूसरे वाले में जहाँ पे ये लिखा होगा CH रेडिकल लिखा होगा वहाँ पे ये H रेडिकल जाके ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ये एक CH2 ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चेन टर्मिनेट हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, हमारे कैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, पहले हम बात करते हैं इनिशिएटर की। इनिशिएटर क्या होता है, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा इनिशिएटर, या तो H2SO4 हो सकता है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो सकता है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं लेविस एसिड, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर।
तो क्योंकि हम जब लेविस एसिड यूज़ करेंगे, इनके पास खुद का प्रोटॉन तो होता नहीं है, तो हम वो क्या करते हैं, मतलब वाटर से OH ले लेते हैं, और क्या बच जाता है वाटर के पास, फिर एक हमारा फ्री प्रोटॉन बच जाता है जो हमारी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है। तो सिमिलर 3 स्टेप ही होते हैं इसमें भी। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो सेम रहेगा, H रेडिकल जो हमारा आया है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आ सकता है और हमारा वाटर से भी आ सकता है, उस पर अटैक करती है हमारी जो विनाइल ग्रुप की डबल बॉन्ड होती है, वो उस पर अटैक करेगी, क्योंकि हमें क्या शो करना होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करनी होती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक करेगी हमारे H+ रेडिकल पे, और फॉर्मेशन किसका करेगी, हमारे कार्बोकेटाइन का। अब इसमें जो G ग्रुप है, अगर वो G ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा मतलब इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी, और जितना ये अनस्टेबल होगा उतनी ही ये हमारी रिएक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। और तो इसलिए G ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा बाय चांस G ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है, तो ये कार्बोकेटाइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप रहता है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। जो यहाँ पे पहले स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन बना, उस पर हमारा फिर सेकंड मॉलिक्यूल अटैक करता है, तो नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शन एन टाइम्स फर्दर चलती रहती है, और हमें क्या मिल जाता है, एक लंबी चेन मिल जाती है, जिसके एंड में क्या है, हमारा कार्बोकेटाइन है। अब फिर लास्ट स्टेप आता है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने H2SO4 यूज़ किया था, तो H2SO4 ने H+ दे दिया, तो क्या बच गया उसके पास, HSO4 नेगेटिव। अब वो क्या कर सकता है, वो एक H+ को इसमें से ले सकता है, और क्या हो जाएगा फिर, जब वैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा, तो हमारा CH2 और जो सिंगल बॉन्ड CH+ और G ग्रुप लिखा हुआ है, वहाँ पे जैसे ही CH2 से H+ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमारी चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगी और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतनी ही आपकी रिएक्शन फसाइल होगी, उतना वो रिएक्शन आपकी इजीली हो जाएगी, और आपको यील्ड्स भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो आपका मैकेनिज्म तब था जब हम बात कर रहे हैं कि हमने H+ डायरेक्ट मतलब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से आ गया हमारा। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा अगर हम यूज़ करते हैं हमारा लेविस एसिड, फॉर एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर हम यूज़ करेंगे, किसके साथ, ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं ट्रेस अमाउंट की, क्योंकि हमें एक H+ ही चाहिए जो हमारी रिएक्शन को स्टार्ट कर दे, उसके बाद इसका रिएक्शन में वाटर का कोई रोल नहीं है। तो हमने BF3 लिया, उसमें बोरोन में BF3 में क्या होता है कि बोरोन के पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि BF3 में बोरोन का क्या रहता है कि हमारा आपके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो और टोटल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो बोरॉन के पास क्या होती है, वैकेंसी होती है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, किसके, क्योंकि इसलिए आपके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन के पास है, जो वाटर मॉलिक्यूल में है, उसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कहाँ फिर इसमें अटैक करता है, बोरॉन पे अटैक करता है, और हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, इस पर पॉजिटिव आएगा, और अब नेगेटिव आएगा हमारा बोरॉन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो यहाँ पे अब बन गया, ये एडक्ट हमारा बना है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा अभी ये था डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगी हमारे हाइड्रोजन पे, और हमारा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, हमारे नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये कार्बोकेटाइन बना है, इसमें जो CH2 ग्रुप था उससे अटैच हुआ है हमारा हाइड्रोजन, इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है H सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि जिससे पता चल जाए कि ये H+ कहाँ से आया है। और साथ में हमारा बच क्या जाएगा, BF3OH। ठीक है, जो अब टेट्राहेड्रल हो गया, और इससे ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन होगी तो हमारा डबल बॉन्ड ने अटैक करा किस पे, हमारे कार्बन पे, और फिर हमारे ऐसे ही चेन मतलब इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन कैसे होगी, एक H+ लूज़ करेगा हमारा मॉलिक्यूल, और H+ लूज़ करते ही क्या आ जाएगा, हमारा
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और हमें क्या मिल जाएगी, पॉली आइसोब्यूटाइलिन रेडिकल मिल जाए, मतलब आपका पॉलीमर आपको मिल जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल किसका, जब हम यूज़ करते हैं हमारा लेवस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हमारी थर्ड टाइप की जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है हमारा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, हमारे एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें इनिशिएटर क्या होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इनिशिएटर। जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा सोडामाइड हो सकता है, हमारा पोटेशियम अमाइड हो सकता है, लिथियम अमाइड हो सकता है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। उसमें सबसे फेमस जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा एन ब्यूटाइल लिथियम। तो पहला स्टेप यहाँ पे भी सेम है, चेन इनिशिएशन स्टेप होगा। तो हमने यूज़ किया पोटेशियम अमाइड, अब यहाँ NH2 है वो अटैक करेगा किस पे, हमारे CH2 पे, और हमारा CHX पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे X ग्रुप कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे X ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना आपका कार्बो एनाइन स्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा आपको रिएक्शन फैसाइल होगी और उतना ही आपको यील्ड ज़्यादा मिलेंगी आपकी। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे भी सेम है, चेन प्रोपोगेशन होगा। CH जो नेगेटिव बना है वो अटैक करेगा हमारे CH2 पे, और ऐसे ही हमारी चेन एन टाइम्स रिपीट होती चली जाएगी। और लास्ट स्टेप फिर यहाँ पे क्या रहेगा, चेन टर्मिनेशन होगा। चेन टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, सीधा की सीधा है, मतलब H+ ऐड हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिल के न्यूट्रल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा पॉलीमर। तो एग्जाम्पल दे रखा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टायरीन का। पॉलीस्टायरीन में हमारा मोनोमर होता है स्टायरीन, वो क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। ठीक है, तो हमने पोटेशियम अमाइड लिया, उसने अटैक किया CH2 पे, फॉर्मेशन हुआ किसका, CH नेगेटिव चार्ज का, हमारे कार्बो एनाइन का। अब क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स हो सकता है हमारे फिनाइल ग्रुप पे, तो ये हमारा कार्बो एनाइन स्टेबल हो जाएगा उससे। और हमारा जो फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा चेन प्रोपोगेशन, वो इजीली हो जाएगा, ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे और रिएक्शन एन टाइम्स रिपीट होके आपको दे देगी पॉलीमर। और लास्ट स्टेप रहता है इसमें चेन टर्मिनेशन, जिस पे H+ ऐड होता है और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, हमारा पॉलीमर, जिसका नाम क्या है, पॉलीस्टायरीन। तो इसको पॉलीस्टायरीन को आगे भी जब मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये थे हमारे एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म। आपके टोटल 3 टाइप से हो सकता है, फ्री रेडिकल से हो सकता है, कैटायनिक पाथ फॉलो कर सकता है, या फिर हमारा एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी पॉसिबल है।